सामने मुख्य समस्या ये थी कि भागने के बाद वो खुद को आकाशी ऋषि व्यास साहू जी से कैसे छिपा सकती थी। वो व्यक्ति इतना ज्यादा ताकतवर और कष्टप्रद था। वो जहां भी जाती थी वो उसे बहुत ही ज्यादा आसानी से पकड़ लेते थे। छोटू उस्ताद, वो संभवतः मुझे पकड़ कैसे पा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरे शरीर पर एक खोजी यंत्र दोबारा लगाने में सफल हो गए हों? दृढ़ पत्थर कंगन ने उत्तर दिया। मालकिन, मैंने देखा कि उनकी उंगली में एक अतिरिक्त काला छल्ला था। ऐसा लग रहा था कि वो बालों की मदद से बनाया गया है और वो बाल शायद आपके हैं। शिरीन हैरान थी और वो सोचने लगी, वो ऋषिवर वास्तव में काफी चालाक थे। अब तो मुझे ये मत बताना कि उन्होंने मुझ पर एक काले बाल वाला अभिशाप रख दिया था। दृढ़ पत्थर कंगन ने दोबारा उत्तर दिया। मुझे डर है कि यही मामला हो सकता है। शिरीन थोड़ी सी भौचक की रह गई। काले बाल का अभिशाप एक बहुत ही जटिल प्रकार का काला जादू था। अंगूठी को उस व्यक्ति के बालों के साथ बनाया जाता था जिस पर नजर रखी जा रही थी। केवल अगर खोजे जा रहे व्यक्ति के बाल अभी भी हैं तो अंगूठी का मालिक उस व्यक्ति को आसानी से ढूंढ सकता था। शिरीन ने अपने हाथों पर हाथ रख लिए और उसने कुछ सोचा और खुद को आश्चर्यचकित कर दिया कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी कितने ज्यादा वेले थे। वो वास्तव में उसके जैसी किसी तुच्छ प्राणी पर इतना समय बिता रहे थे और वो भी कितनी मूर्ख थी कि उसने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया कि वो अंगूठी उनके साथ सगाई की एक चाबी थी। वो सगाई वाली बात पूरी तरह से बकवास थी। उसने अपने बालों को और दृढ़ पत्थर कंगन को छुआ। मालकिन, मुझे ये मत कहना कि आप अपना सर मुंडवाने जा रही हैं। भले ही आप खुद का मुंडन कर लें, फिर भी जड़ें तो अभी भी हैं। वो अभी भी आपको खोज सकते हैं। शिरीन ने हंसते हुए दृढ़ पत्थर कंगन को हल्के से सहलाया और कहा, नहीं नहीं, मैं कोई मुंडन नहीं करवाने वाली। मेरे पास इस काले बाल वाले शाप से निपटने का एक तरीका है। आखिरकार वो काले जादू में काफी कुशल थी, इसीलिए उसके लिए इस काले बाल वाले अभिशाप को तोड़ना मुश्किल नहीं था। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो अंगूठी बालों से बनाई गई थी। उसने सोचा कि वो एक तांबे की अंगूठी थी और यह आदमी वास्तव में बालों की अंगूठी को एक गाड़ी में भी बदल सकता था। उन्होंने वास्तव में बहुत कौशल दिखाया था। शिरीन ने अपने दिमाग में एक योजना बना ली थी, लेकिन वो बिल्कुल शांत रही। अचानक उसने अपना सर उठाया और एक सफेद मार्बल की मदद से बनी एक गोलकार सीढ़ी देखी जो उसकी आंखों के सामने चमक रही थी। सीढ़ी उसे दूसरी मंजिल तक ले जाने वाली थी और उसने सोचा कि संभवतः दूसरी मंजिल पर क्या हो सकता है। वो तड़प रही थी जानने को और ऊपर की ओर देख रही थी क्योंकि दूसरी मंजिल का दरवाजा आंशिक रूप से खुला हुआ था। उसने सोचा कि वो प्रवेश करने में सक्षम हो सकती थी, इसीलिए शिरीन सीढ़ी पर चढ़ गई और दूसरी मंजिल तक चली आई। इसके विपरीत कलावती उस सीढ़ी को देखकर चौंक गई क्योंकि वो आसानी से नहीं देखी जा सकती थी। लेकिन वो आज ही क्यों दिखाई दी? उसने दूसरी मंजिल की ओर देखा। आंशिक रूप से खुला दरवाजा देख अचानक से उसके मन में विचार आया। वो दूसरी मंजिल एक निषिद्ध क्षेत्र था जिसमें किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा दूसरी मंजिल पर जाने के लिए कोई दरवाजा भी नहीं था और ये सब अचानक से दिखाई देने लगा। क्या इसका मतलब ये था कि इस मोटे आदमी को इसमें प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त है? दूसरी मंजिल पर आखिरकार क्या था? क्या वो खतरनाक जगह होगी? कलावती बहुत घबराई हुई थी और शिरीन को चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन उसने अपने दिमाग में कुछ सोचा और खुद को कुछ भी कहने से रोक दिया। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने हमेशा रहस्यमय तरीके से चीजों को किया था। शायद वो ये दरवाजा इसीलिए खुला छोड़ गए थे ताकि वो मोटा गेंद जैसा आदमी उसमें प्रवेश कर सके। जैसे ही शिरीन ने उधर प्रवेश किया, उसके दिल की धड़कन थम सी गई जब उसने स्पष्ट रूप से कमरे की सजावट को देखा। दूसरी मंजिल बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी और इसमें एक ही व्यक्ति के चित्र के अलावा कुछ नहीं था। वो चित्र उस लकड़ी की प्रतिमा के थे। वो चित्र उस लकड़ी की प्रतिमा की विभिन्न हरकतें दिखा रहे थे। ध्यान करना, खड़े होना, शांत बैठना, युद्ध कला का अभ्यास करना, चाय पीना या लेटना, ये सभी विभिन्न आसन पूरी तरह से चित्रित किए गए थे। हर चित्र में एक ही व्यक्ति था और दूसरा व्यक्ति बागा पहने वहां खड़ा था, लेकिन केवल एक ही था जिसका चेहरा दिख रहा था, जबकि दूसरे व्यक्ति ने अलग अलग मुखौटे पहने हुए थे, जैसे कि दांतीदार चेहरे के साथ एक हरा चेहरा, दांतों की तरह दिखने वाला चेहरा, एक कठोर और सीधे चेहरे के साथ साथ एक हंसमुख मुखौटा। लेकिन सभी चेहरे ध्यान से देखने पर एक समान दिख रहे थे। वो मूर्ति पूरी तरह से वैसी थी जैसी शिरीन ने गुफा में देखी थी। यहाँ तक कि हाथ की स्थिति और केश भी समान थे। शिरीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि ये तो वही लकड़ी की प्रतिमा है। छोटू उस्ताद, क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं?
शिरीन ने उन रेखा चित्रों की ओर इशारा किया और महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। ये हैं इस राज्य के भगवान। दृढ़ पत्थर कंगन ने बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया। शिरीन को एक झटका सा लगा। उसने इन भगवान जी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। इस भूमि के एक ही संप्रभु देवता है, बाकी सब चीजों के ऊपर एक ही भगवान जो सभी प्राणियों द्वारा पूजित थे, और वो इसी कारणवश किंवदंतियों के पात्र भी बन गए थे। इस भूमि पर उनका अस्तित्व बिल्कुल यीशु जो लोगों के दिलों में बसते हैं उनकी तरह था, या तो ताओवादियों के जेठ सम्राट की तरह था। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भगवान जी पिछले कई सौ वर्षों में एक भी बार प्रकट नहीं हुए थे। कभी कभी वो कुछ चमत्कार दिखा देते थे जो सभी प्राणियों को लंबे समय तक उनकी पूजा करने के लिए पर्याप्त विश्वास दे देता था। सब लोगों को ये भी ज्ञात था कि प्रभु जी को बलिदान चढ़ाए जाने की प्रथा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए किसी ने आज तक उन्हें कोई भी पेशकश करने की हिम्मत नहीं की थी। अन्यथा शिरीन सम्राट की हवेली में उनमें से किसी न किसी चित्र को जरूर देख पाती। शिरीन ने उन आकृतियों का अवलोकन किया और उन्हें देखकर वो कुछ चीजें सोचने से खुद को रोक नहीं पाई, और फिर उसने दृढ़ पत्थर कंगन से सवाल किया, आप क्या कहते हैं, क्या ये आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ही भगवान जी तो नहीं? निश्चित रूप से आकाशी ऋषि व्यास साहू जी भगवान नहीं है। दृढ़ पत्थर कंगन ने सख्ती से इनकार किया और बोलना जारी रखा। भगवान जी दुनिया के सबसे पवित्र व्यक्ति हैं और उन्हें इन सांसारिक चीजों से कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। वो हमेशा लोगों को बचाने के लिए आपदाओं के दौरान खुद को प्रकट करते हैं। इसके अलावा भले ही वो किसी के सामने प्रकट हो गए हो, लेकिन ऐसी घटना निश्चित रूप से अप्रत्याशित ही हो सकती है। इसके अलावा वो आमतौर पर किसी से बात नहीं करते हैं। भगवान जी के बारे में किंवदंती किताब में जो भी शिरीन ने पढ़ा था वो सब का सब 100% सच था, और वो दृढ़ पत्थर कंगन की हर एक बात से पूरी तरह मेल खाता था। तो क्या ये सब सच था? शिरीन ने चित्र पर बने एक चेहरे की ओर इशारा किया और कहा, क्या प्रभु सच में ऐसे ही दिखते हैं? शायद, लेकिन मैंने इससे पहले उन्हें कभी नहीं देखा। मैंने केवल प्रभु को मुखौटा पहने ही देखा है, दृढ़ पत्थर कंगन ने शिरीन को बताया। लेकिन वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की तरह दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वो दोनों ही एक व्यक्ति हैं। शिरीन ने कहा, क्या वो दोनों जुड़वा भाई हो सकते हैं? ये होना तो नहीं चाहिए। ये सभी को ज्ञात था कि भगवान इस दुनिया के समान उम्र के हैं, और जहां तक मुझे पता है आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की वर्तमान उम्र लगभग 100 साल की है। दृढ़ पत्थर कंगन ने शिरीन को वो सब कुछ बता दिया जो वो जानता था। फिर वो दोनों इतने समान क्यों दिखते हैं? अब तो मुझे ये मत बताना कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी उन भगवान जी का अवतार हैं। शिरीन ने एक और अनुमान अपने दिमाग से बाहर निकाला। नहीं, वो दोनों एक जैसे नहीं दिखते। उनकी विशेषताएं बिल्कुल अलग हैं, और इस प्रकार वो एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। पर क्योंकि उनके चेहरे पर एक जैसी आभा दिखती थी, इस कारण ये भी हो सकता है क्योंकि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी भगवान जी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। शायद इसीलिए वो भगवान जी की तरह बनने का लक्ष्य रखते हो। इसीलिए शिरीन ने कल्पना की कि वो ही भगवान थे, और उन्होंने खुद को भगवान के समान बताया था। दृढ़ पत्थर कंगन की विचार प्रक्रिया इतनी अच्छी थी कि वो एक और संभावना का पता लगाता जा रहा था। शिरीन ने गौर से सोचा और उसे लगने लगा कि ये वास्तव में संभव हो सकता है। आखिरकार ये कहा गया था कि भगवान जी आज तक किसी को भी किसी के संदर्भ के रूप में उनके चेहरे के साथ एक लकड़ी की मूर्ति बनाने की अनुमति नहीं दी थी। छोटू उस्ताद, क्या आपने कभी वास्तविक भगवान को देखा है? मतलब उनके जीवित व्यक्ति वाले अवतार को? दृढ़ पत्थर कंगन ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने नहीं देखा। वास्तव में वो खुद भी इस दुनिया में बहुत पहले नहीं आया था। कंगन पर हाथ फेरते हुए शिरीन मुश्किल से कुछ सोच पा रही थी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के पास न केवल गुप्त रूप से भगवान जी के चित्र की एक श्रृंखला थी, बल्कि उन्होंने एक लकड़ी की प्रतिमा के ऊपर इसे उकेर भी रखा था और एक गुफा के कोने में रख दिया था। वो लकड़ी की प्रतिमा न केवल जीवित व्यक्ति की तरह दिखाई देती थी, बल्कि उनकी हर एक चीज को पूरी तरह से नक्काशी किया हुआ था। उसे अचानक याद आया कि उसने दोपहर को आज कुछ सुना था। ऐसा लग रहा था कि महल मालिक जी समलैंगिक थे, और इस तथ्य ने उसके परिचारकों को काफी चिंतित कर दिया था। उसके दिमाग में कुछ अटकलें आने लग गई। कहीं महल मालिक भगवान जी की प्रशंसा तो नहीं करते? क्या भगवान जी ने उन्हें आकर्षित किया है और इस कारण वो उन्हें तराशने लगे और उनका चित्र भी बनाने लगे? उसे महल मालिक से जुड़े सबसे बड़े रहस्य का पता लग चुका था।
जो कोई भी महापुरुषों के अधिक रहस्यों को जानने में कामयाब होता था, उसकी इसी कारण से कयामत तेजी से आती थी और शिरीन को इस सार्वभौमिक सत्य के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल गया था। इसीलिए वो जल्दी से नीचे गई और देखा कि कलावती अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। शिरीन ने अनजाने में उससे पूछा, तो मेरे साथ ऊपर क्यों नहीं आई? कलावती ने एक मीठी सी मुस्कान दी और कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आपके साथ ऊपर नहीं आई। वो लड़की स्पष्ट रूप से झूठ बोल रही थी। यदि वो उसे परेशान करने से डरती होती तो वो उसका इतनी बारीकी से पूरे महल में पीछा नहीं करती। लड़की बाहर ही इंतजार करती रही, जबकि शिरीन खुद को राहत देने के लिए उस कमरे के बारे में जानने के लिए अंदर चली गई। ऐसा लग रहा था कि वो दूसरी मंजिल एक निषिद्ध क्षेत्र था, जहां इन लड़कियों को प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। वो दोनों उस इमारत से बाहर चली गई और शिरीन महल के चारों ओर घूमने लगी। इससे पहले कि वो अपने भव्य अतिथि कक्ष में लौट आती, इसके अलावा उसने कलावती से कुछ स्नान करने के लिए भी सामान मांगा। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने अपने अनुयायियों से कहा था कि उस मोटे आदमी द्वारा अनुरोध या मांगी जाने वाली हर चीज आपने उन्हें देनी है, बशर्ते वो एक उचित वस्तु हो। इसीलिए कलावती ने जल्दी से उसके लिए आवश्यक चीजें तैयार कर ली। क्योंकि वो मोटा आदमी स्नान करना चाहता था, तो कलावती उसके बगल में नहीं रह सकती थी। इसीलिए वो बाहर गई और बाहर खड़े होकर पहरा देने से पहले उसने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से तेज आवाजें आने के कारण उसे ऐसा लग रहा था कि मोटा व्यक्ति नहाने का आनंद ले रहा है। फिर भी उसने स्नान के लिए कलावती से जो चीजें मांगी थी वो बेहद अजीब थी, क्योंकि उसने दवा, फूल, मसाले और अन्य विभिन्न सामग्रियों की मांग की थी। ऐसा लग रहा था कि वो वसाधार व्यक्ति भी बहुत ही अजीब किस्म का आदमी था। कलावती ने चुपके से अपना सर हिलाया और नीचे बैठकर दरवाजे की रखवाली करनी शुरू कर दी। उसे शिरीन के बच के भाग जाने का डर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि स्वर्ग महल की हर इमारत पर आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने खुद मंत्र डाले थे। बशर्ते अगर वो व्यक्ति इमारत के अंदर था तो वो किसी भी जादू का उपयोग नहीं कर सकता था। अगर वो घर से बाहर जाना चाहती थी तो उसे इस दरवाजे से गुजरना था। अन्य दीवारें लोहे की तरह सख्त थी और केवल मानव शक्ति द्वारा नहीं खोली जा सकती थी। इसीलिए उसे सिर्फ दरवाजे की रखवाली करने की जरूरत थी। उस मोटे आदमी की खुद को स्नान करवाने की अवधि इतनी लंबी थी कि कलावती अधीर होती जा रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी जो बोली, ओ। कलावती हैरान थी और उसने जल्दी से अंदर की ओर सवाल पूछा, लेकिन अफसोस उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो चिंतित थी और उसने आगे भी एक सवाल पूछा, लेकिन अभी भी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। कलावती काफी ज्यादा डर गई थी। उसे लगा कहीं अंदर का व्यक्ति किसी दुर्घटना से तो नहीं ग्रस्त हो गया, तो उसने तुरंत कहा, मैं अब अंदर आ जाऊंगी। वो उस मोटे आदमी के नग्न शरीर को देखने से डर रही थी, इसीलिए उसने आंशिक रूप से अपनी आंखें बंद कर ली और देखा कि पूरे स्नान घर में धुंध ही धुंध थी और तालाब में किसी के गिरने की आवाज आ रही थी। क्या वो वसेदार आदमी उसमें डूब गया था? कलावती तालाब में गई और डरते हुए उसके भीतरी हिस्से की ओर बढ़ी। वो वहां तक गई जहां तक उसे लग रहा था कि वो मोटा व्यक्ति डूबा है। उसने सोचा कि वो नीचे तक डूब गया है और इस प्रकार उसने उसे मछली मारने की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ने की कोशिश की। बहरहाल जैसे ही उसने हाथ से पानी की सतह को छुआ, उसने अपनी उंगलियों के माध्यम के ऊपर बढ़ते हुए एक सुन्नता सी महसूस की। फिर वो बेहोश हो गई और गिर गई। एक आदमी अचानक धुंध से बाहर आया। उसे ले जाने के लिए उसकी कमर को पकड़ लिया और फिर उसे कुर्सी पर बिठाकर वो बोला, मुझे क्षमा करना, मुझे आपको अस्थायी रूप से बेहोश करना पड़ रहा है। वो फिर तालाब को देखने के लिए मुड़ी और बोली, छोटू उस्ताद बाहर आओ, जल्दी करो, मुझे भेष बदलने के सभी उपकरण जल्दी से दो। दृढ़ पत्थर कंगन ने तालाब के बाहर की ओर छलांग लगाई और सीधे शिरीन के किनारे पर उड़ने लगा। उसने अपने भंडारण स्थान को खोल दिया और भेष बदलने के लिए उपकरण बाहर निकाल दिए। वहां पहले से ही देर रात हो चुकी थी। महल के प्रवेश द्वार पर दरबारी अच्छे से पहरा दे रहे थे और परिचारकों ने आखिरकार अपने महल के मालिक का स्वागत किया। मेरे जाने के बाद क्या कोई यहाँ से अंदर और बाहर आया था? महल मालिक ने सुरक्षा प्रमुख से पूछा। महल के मालिक को जवाब देते हुए उसने कहा, नहीं महल मालिक जी, ना कोई अंदर और ना ही कोई बाहर आया था, यहाँ तक कि पानी के कीड़े भी नहीं। फिर क्या मैं जिस व्यक्ति को वापस लाया था वो उस पार जाने की कोशिश कर रहा था? नहीं, वो व्यक्ति तो बस महल के चारों ओर घूम रहा था। महल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख ने सारी सूचना दी।
महल मालिक की आंखें थोड़ी चमक उठी। उन्होंने पूछा, अब वो व्यक्ति कहाँ है? उस व्यक्ति ने रात 8 बजे स्नान शुरू किया और 9 बजे वो स्नान करके बाहर निकला। स्नान करने के बाद वो सोने चले गए। कलावती हर समय उनके ऊपर पहरा बनाए हुए थी। एक किताब आगे करते हुए सिर झुकाकर प्रमुख ने कहा, महल मालिक, आज के उस व्यक्ति के सभी ठिकाने यहाँ दर्ज कर लिए गए हैं, कृपया इसे देख लीजिए। महल मालिक ने बहुत व्यापक तरीके से सारी किताब को देखा और जांचा। उस किताब में यह भी विस्तार से दर्ज किया गया था कि उस लड़की ने खुद को तैयार करने में कितना समय लगाया। महल मालिक मुस्कुराए, सर हिलाया और वो वहां से चले गए। पीछे खड़े रह गए परिचारकों ने एक दूसरे को देखा और वो सभी के सभी यह अनुमान लगा रहे थे कि उनके महल के मालिक समलैंगिक हो गए थे, क्योंकि वो उस मोटे के प्रति कुछ ज्यादा ही चिंता दिखा रहे थे। जैसे ही उनके महल के मालिक वापस आए, उन्होंने अंततः थोड़ी राहत सी महसूस की। उन्होंने दोबारा एक दूसरे से मजाक करना शुरू कर दिया और जब वो खुशी से बातें कर रहे थे तो एक व्यक्ति तेजी से प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा और बोला, जल्दी महल के कपाट खोलो, महल के मालिक ने मुझे एक कार्य से बाहर जाने को कहा है। पहरेदारों ने उसे देख लिया था और उन्हें पता चल चुका था कि वो व्यक्ति कलावती थी। वो स्पष्ट रूप से एक किस्म की जल्दी में थी, क्योंकि उसके चेहरे को चांदनी के माध्यम से निस्तब्ध देखा जा सकता था। क्योंकि उसे महल मालिक द्वारा भेजा गया था, तो पहरे के प्रमुख ने बिना किसी देरी के कपाट खोल दिया और कहा, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है जो इतनी रात में बाहर जाना चाहती हो? महल मालिक के व्यवसाय के बारे में पूछने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? कलावती ने गेट से तेजी से बाहर की ओर दौड़ते हुए ठंडे स्वरों में उत्तर दिया और अंधेरे में गायब हो गई। पहरेदार उसे रोक तो नहीं सकते थे, इसीलिए उलझन में अपना सर खुजलाने लगे। उनके महल के मालिक आमतौर पर वास्तव में काफी रहस्यमयी तरीकों से काम करते थे। कभी कभी वो किसी को भी उनके लिए कुछ करने के लिए भेज देते थे और वो व्यक्ति पहरेदारों को कुछ भी नहीं समझता था और ऐसा लग रहा था कि इस बार भी वही काम हो रहा है। क्या कलावती उस मोटे आदमी के काम की वजह से बाहर गई है? महल मालिक सीधे अतिथि कक्ष में चले गए। कमरे का रंग हल्का लाल था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो केवल एक ही दीपक जल रहा था। कलावती प्रवेश द्वार पर अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी। जैसे ही उसने महल मालिक को देखा, वो तुरंत बोल पड़ी, महल मालिक जी। महल मालिक ने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन सिर्फ उससे एक सवाल पूछा, वो आदमी कहाँ है? वो कमरे में आराम कर रहे हैं, वो पहले से ही सो चुके हैं। कलावती ने अपना सर नीचा करके उन्हें जवाब दिया। महल मालिक को ऐसा लग रहा था कि शिरीन ने आखिरकार अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है और अब वो भागना नहीं चाहती थी। महल मालिक ने अपना सर हिलाया, दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। कमरे में रोशनी भी मध्यम ही थी। उन्होंने बिस्तर के सामने वाले पर्दों को पीछे कर दिया था और वो उसे सांस लेता सुन सकते थे। उसका सांस लेना इतना नरम था कि उसे सुनना असंभव था और उसका सांस लेना ऐसा था कि किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाएगा। हालांकि वो महल मालिक के कानों से छुपाया नहीं जा सकता था। वो इत्मीनान से बिस्तर की ओर चलते हुए अपने होठों को थोड़ा मोड़ चुके थे और मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने पर्दे खोल दिए और एक व्यक्ति को बिस्तर पर सोते हुए देखा। बिस्तर पर मौजूद व्यक्ति पतली चादर से ढका हुआ था और गहरी नींद में सो रहा था। उस मोटे चेहरे पर एकमात्र उल्लेखनीय विशेषता उसकी लंबी पलकें थी, जो उसकी आंखों को पंखे की तरह ढक रही थी। छोटी लड़की, क्या आपको ये गुल्लक सा भेष बहुत ज्यादा पसंद है क्या? आपने इसे इतने लंबे समय तक पहनने के बाद भी इसे अभी तक उतारा क्यों नहीं? वो इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। आपको कल परीक्षण से गुजरना होगा, अन्यथा। महल मालिक अचानक से बोलते बोलते रुक गए। आपको इतनी अच्छी नींद आ रही है या फिर आप सोने का नाटक कर रही हैं? महल मालिक ने उसकी ओर देखते हुए सर हिलाया। फिर वो उसके पास गए और उसकी भयभीत आभा को थोड़ा उत्सर्जित किया। उसका शरीर थोड़ा थरथरा रहा था, बल्कि झपक रही थी और आंखें डबडबा रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही थी। महल मालिक को कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। उनके सुंदर चेहरे ने निराशा का संकेत व्यक्त किया। उन्होंने उसका हाथ हिलाया और उसकी नब्ज को महसूस किया। वो अचानक उठ बैठे। बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति शिरीन नहीं थी। आत्मशक्ति के अनुसार वो व्यक्ति वास्तव में उनके महल की लड़की या नौकर थी। कहीं ये कलावती तो नहीं? उन्होंने अचानक कुछ सोचा और वो तुरंत बाहर चले गए और अब कलावती का भूत भी उन्हें वहां नहीं दिख रहा था। उन्होंने अपनी उंगलियां पकड़ ली। एक मोड़ के साथ वो आसपास के क्षेत्र से गायब हो गए और जब वो प्रकट हुए तो वो महल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए थे। प्रवेश द्वार पर पहरेदार कलावती के कार्य का अनुमान लगा ही रहा था कि वो हैरान हो गया जब उसने आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी की अचानक उपस्थिति को वहां देखा।
उन्होंने जल्दी से उन्हें सलाम किया। अभी अभी कोई बाहर गया है क्या? महल मालिक ने अचानक उससे पूछा। अभी कलावती आपके एक आदेश के साथ बाहर गई है। महल मालिक थोड़े से हैरान हुए और सोचने लगे, वो लड़की सच में काफी चालाक है। बिना किसी हलचल के वो जल्दी से बाहर चली गई। देर रात हो गई थी और बाहर की सड़कें पूरी तरह से खाली हो गई थी, इसीलिए महल मालिक सीधे सड़क के दूसरे छोर तक देख सकते थे, लेकिन सड़क पर उसका भूत भी कहीं नहीं देखा जा सकता था। वो जल्दी से दूर भाग गई थी। उन्होंने अपनी उंगली पर पहनी हुई काले रंग की अंगूठी को छुआ, लेकिन वो हैरान हो गए क्योंकि वो काले बालों का अभिशाप अप्रत्याशित रूप से काम नहीं कर रहा था। एक बच्चा धोखा देने में इतना अच्छा कैसे हो सकता था? हालांकि वो उसे कई बार पकड़ने में कामयाब रहे थे, लेकिन हर बार जैसे तैसे करके वो उनके प्रयासों को बेकार साबित कर देती थी। उन्होंने अपनी